क्या महाराष्ट्र का सियासी संग्राम खत्म हो गया? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। भले ही अभी नतीजे शिंदे और बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रहे हों, लेकिन शिंदे की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं, उल्टा अब और ज्यादा बढ़ गई हैं। अपनों से ही धोखा खाई उद्धव की शिवसेना अब घायल शेर है, और घायल शेर ज्यादा खतरनाक होता है, इस कहावत से आप सभी वाकिफ हैं। ऐसे में अब सवाल ये है कि शिंदे के सामने अब क्या चुनौतियां हैं? क्या शिंदे 2.5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाएंगे, या उससे पहले ही शिंदे को भी कुर्सी से हाथ धोना पड़ेगा? उद्धव गुट अब अपनी खोई हुई सत्ता को वापस पाने के लिए क्या कुछ कर रहा है, और साथ ही सबसे अहम सवाल कि उसकी रणनीति सफल होने के कितने चांसेस हैं? तो आज के इस स्पेशल रिपोर्ट में इन सब सवालों के जवाब के साथ हाजिर हूं मैं, अंशिता श्रीवास्तव, आपके साथ। स्वागत है आप सभी का। चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, आज सुबह महाराष्ट्र की सियासत में उस वक्त हलचल मच गई जब एनसीपी चीफ शरद पवार का एक ऐसा बयान आया जिसने सभी को हैरान कर दिया। अपने बयान में शरद पवार ने महाराष्ट्र की सरकार को लेकर भविष्यवाणी कर डाली थी। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा था, इस बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि उनका बयान क्या था। तो आपको बता दें कि शरद पवार ने कहा था कि ये सरकार 5 से 6 महीने चलेगी, इसलिए मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहें। शरद पवार ने ये बयान अपने विधायकों को गाइड करते हुए दिया था। पवार ने यह भी कहा था कि शिंदे का समर्थन कर रहे कई बागी विधायक मौजूदा स्थिति से खुश नहीं हैं। विभागों का बंटवारा होने के बाद इन सभी का असंतोष सामने देखने को मिलेगा, जिसका नतीजा सरकार गिरना साबित होगा। ये पूरी संभावना है कि इस सब के बाद कई बागी विधायक अपनी मूल पार्टी में वापस आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी अध्यक्ष ने विधायकों को अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में ज्यादा वक्त गुजारने को कहा है। अब शरद पवार का जैसे ही ये बयान आया, महाराष्ट्र की सियासत में हलचल तेज हो गई। हालांकि शरद पवार का ये दावा इसलिए भी ठीक लगता है क्योंकि जिस तरह से बीजेपी और शिंदे ने जल्दबाजी दिखाई है, उससे साफ दिख रहा था कि उन्हें विधायकों की वापसी का डर सता रहा था। यही कारण भी था कि बीजेपी ने जल्दबाजी में विधानसभा सत्र बुलाया, जबकि शिवसेना के बागी विधायकों को लेकर पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। 11 जुलाई को सुनवाई होनी है, लेकिन बीजेपी को 11 जुलाई तक का भी इंतजार नहीं हुआ, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं इस बात का डर था कि ज्यादा देरी करने से कहीं उसका बना बनाया खेलना बिगड़ जाए और हाथ आई बाजी निकल ना जाए। इसलिए आनन फानन में सत्र बुलाया और स्पीकर चुनाव के साथ फ्लोर टेस्ट भी करवा दिया। और उसकी इस जल्दबाजी को देखकर जो उम्मीद थी, वो ही परिणाम भी आए। 164 वोट हासिल कर बीजेपी विधायक राहुल नार्वेकर विधानसभा अध्यक्ष बने, और आज हुए फ्लोर टेस्ट में भी शिंदे के समर्थन में 164 ही वोट पड़े और शिंदे सरकार ने बहुमत का टेस्ट भी पास कर लिया। यानी बीजेपी ने जैसा प्लान किया था, अभी तक सब कुछ उसी के मुताबिक चल रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या आगे भी सब ऐसा ही चलता रहेगा? क्या उद्धव गुट शांत बैठेगा और चुपचाप अपनी हार मान लेगा? तो बता दें कि ऐसा होने के दूर दूर तक कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उद्धव गुट ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। क्योंकि इस लड़ाई में उद्धव की शिवसेना अकेली नहीं है, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस भी डटकर शुरुआत से उसके साथ खड़ी हुई है। ऐसे में शरद पवार का ये बयान आना बहुत खास माना जा रहा है, क्योंकि शरद पवार राजनीति की बारीकियों को अच्छी तरह समझते हैं और उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर यह बयान दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, सरकार बनते ही बीजेपी के अंदर चल रही आंतरिक कलह की तस्वीर भी सबके सामने आ गई, क्योंकि जिस देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाने की जिद पर अड़ी बीजेपी ने 2.5 साल पहले शिवसेना से अपनी राहें अलग कर ली थी, आज उसी बीजेपी ने फडणवीस को साइड कर शिवसेना के बागी एकनाथ को सीएम बना दिया। यानी फडणवीस को सिर्फ इस्तेमाल किया गया और सीएम बनने का फडणवीस का सपना अधूरा ही रह गया, जिससे फडणवीस खफा हैं। और ये नाराजगी उसी वक्त जाहिर हो गई थी जब शिंदे के नाम की घोषणा करने के बाद फडणवीस एकदम गायब हो गए थे और बीजेपी में हड़कंप मच गया था। बीजेपी आलाकमान उन्हें मनाने में जुट गए थे। हालांकि फडणवीस को आलाकमान का ये फरमान भी मानना पड़ा और डिप्टी सीएम पद स्वीकार करना पड़ा, लेकिन उनके दिल में जो कसक है वो बता रही है कि वो अभी भी आलाकमान से नाराज हैं, और ये नाराजगी दिखी थी उस जश्न में जो सरकार बनने की खुशी में मनाया जा रहा था। लेकिन उस कार्यक्रम में फडणवीस और उनके समर्थक नहीं पहुंचे थे। यानी ये बीजेपी के लिए तूफान से पहले की शांति जैसा है। मतलब फडणवीस अब बीजेपी के साथ बड़ा खेला कर सकते हैं। सोचने वाली बात यह भी है कि जो व्यक्ति शिवसेना को तोड़ सकता है, क्या वो बीजेपी को नहीं तोड़ पाएगा?
खैर ये सब तो संभावनाएं हैं, लेकिन संभावनाएं कब हकीकत का रूप ले ले इस बारे में कुछ कहना मुश्किल है। अब बीजेपी को एक डर तो है फडणवीस से, दूसरा डर उन बागियों से भी है जिनके बलबूते ही बीजेपी ने एमबीएस सरकार गिराई है, और उसका ये डर लगातार नजर आ रहा है। जिस तरह से बागियों को सुरक्षा दी गई, बीजेपी शासित राज्यों में ही शिफ्ट किया गया, उन पर कड़ी निगरानी रखी गई, 15 विधायकों को तो 22+ सुरक्षा दी गई। बीजेपी की इस फील्डिंग को देखकर शिवसेना सांसद संजय राउत ने तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि बीजेपी शिंदे गुट अस्थायी है, इतनी सिक्योरिटी में तो कसाब को भी नहीं रखा गया था। यानी संजय राउत के मुताबिक बीजेपी में डर है, इसलिए बागियों को इतनी सुरक्षा में रखा गया है। वहीं फ्लोर टेस्ट से पहले शिंदे बार बार गोवा जाकर विधायकों से मिल रहे थे, जिससे भी पता चल रहा है कि बागी विधायकों में हलचल तो थी, लेकिन बीजेपी ने अपनी कड़ी सुरक्षा के दम पर विधायकों को हिलने नहीं दिया। शिवसेना विधायक नितिन देशमुख और कैलाश पाटिल उद्धव कैंप में वापस लौट आए थे, जिसके बाद बीजेपी ने ये सुरक्षा और कड़ी कर दी थी। यानी अगर बागियों का हृदय परिवर्तन हो गया तो वो घर वापसी कर सकते हैं। इसके अलावा विपक्ष का तो ये भी आरोप है कि बीजेपी ने ईडी का डर दिखाकर उन्हें बगावत करने पर मजबूर किया, और इसी बीच डिप्टी सीएम फडणवीस का एक ऐसा बयान आया जिसने विपक्ष के आरोपों पर मोहर लगा दी। दरअसल फडणवीस ने कहा, महाराष्ट्र में ईडी की सरकार है, ई एकनाथ शिंदे, डी देवेंद्र फडणवीस। अब फडणवीस ने अपने बयान से ही संकेत दे दिए कि महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन कैसे हुआ है, और अगर गौर किया जाए तो जो केंद्र के खिलाफ बोले वो ईडी के शिकंजे में आ गया। अब वो चाहे नवाब मलिक हो, अनिल देशमुख हो या फिर संजय राउत। लेकिन सोचने वाली बात यह भी है कि ये डर भी कब तक चल पाएगा, और अगर ये डर कम हुआ तो बीजेपी की सरकार हिल जाएगी। दूसरों को डरा कर रखने वाली बीजेपी खुद डरी हुई है। इसके अलावा शिवसेना अपनी तैयारियों में लगी हुई है, और उसने एक ऐसा दांव चला जो शिंदे सरकार की मुश्किलें बढ़ाएगा। दरअसल उद्धव ठाकरे ने एनसीपी के अजीत पवार को विपक्ष का नेता बनाया है। अजीत पवार के प्रतिपक्ष के नेता बनते ही शिंदे गुट और बीजेपी में बेचैनी बढ़ गई है। फ्लोर टेस्ट से पहले एनसीपी नेता अजीत पवार को विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाने के पीछे शरद पवार की खास रणनीति है। अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति और बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस की चालों को अच्छे से समझते हैं, इसलिए उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा मेट्रो शेड प्रोजेक्ट को लेकर शिंदे सरकार का अभी से विरोध शुरू हो गया है, और कल दिन भर ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। ऐसे में शिंदे सरकार ने आते ही विपक्ष के हाथ में बड़ा मुद्दा दे दिया है। वहीं शिवसेना किसकी होगी, इस लड़ाई में भी उद्धव गुट का ही पलड़ा भारी है। दरअसल शिवसेना का संविधान कहता है कि उसका अध्यक्ष आजीवन अध्यक्ष रह सकता है, यानी उद्धव ठाकरे आजीवन शिवसेना के अध्यक्ष रहेंगे। वो अगर खुद इस्तीफा नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ पार्टी में किसी तरह का अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, भले ही सांसद और विधायक बगावत कर दें। यानी साफ है, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और शिंदे सरकार के आगे चुनौतियों का पहाड़ है। अब वो इन मुश्किलों से लड़ पाएंगे या सत्ता गंवाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। तो आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।